हेलो बच्चों, हाउ आर यू। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक थॉमसन मॉडल। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अटेम्प्ट्स वर मेड टू फाइंड आउट देयर अरेंजमेंट इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद यह ज्ञात हो गया कि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व्यवस्थित होते हैं। द फर्स्ट सिंपल मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय J.J. थॉमसन नोन एज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले जो मॉडल एटम पर प्रस्तुत किया वो साइंटिस्ट थे J.J. थॉमसन, और उनके मॉडल को थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना गया। ही प्रपोज्ड दैट द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ओवर ए स्फीयर ऑफ द साइज ऑफ द एटम्स। एटम्स की जो इनके अनुसार बेटा एटम्स जो होते हैं वो स्फीयर साइज के होते हैं और उनमें पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं, मतलब फैले होते हैं। इन व्हिच इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड टू मेक द एटम एज होल न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें एम्बेडेड होते हैं, मतलब धंसे होते हैं, और जिस कारण आपका एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग, देयरफॉर इट वाज रिजेक्टेड। रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट था उसे थॉमसन मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिस कारण यह मॉडल बहुत दिन तक नहीं चला। इट वाज रिजेक्टेड, और इसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड मॉडल पर। देखें, ये थॉमसन के अकॉर्डिंग तो एटम जो है स्फीयर आकार का होता है। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं इसमें जो है क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, अरे वो स्प्रेड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें एम्बेडेड होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल्स क्या था कि रदरफोर्ड कैरीड आउट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय द बम्बार्ड ऑफ हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल ऑन थिन फॉइल ऑफ गोल्ड इमिटेड फ्रॉम रेडियम एंड गेव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन व्हिच वाज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या किया कि हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड किया, और बम्बार्ड करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, और उस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि जो आपका रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, सब्सटेंस है, उससे निकलने वाला अल्फा पार्टिकल्स हाई स्पीड से मूवमेंट करता है, और वो स्लिट से होते हुए स्क्रीन पर पड़ता है। ये मोबाइल स्क्रीन कोटेड जिंक सल्फाइड होता है, मतलब ये जो स्क्रीन है जिंक सल्फाइड से कोटेड होता है। आप देख रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम अल्फा कण जो होते हैं, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं सीधे स्क्रीन पर आ रहे हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ आप देख रहे हैं वापस हो रहे हैं। तो इन्हीं पर उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन ये था कि उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कंटेन विद देयर स्ट्रेट पाथ। मतलब इन्होंने पाया कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं। सेकंड पोजीशन में उन्होंने देखा कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ द एटम एंड डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं एटम के सेंटर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिस कारण वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, छोटा सा मतलब हल्का सा उनमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। थर्ड, उन्होंने देखा कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स थ्रो बैक, बहुत कम चांस ऐसा होता है जिसमें कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वापस उसी मार्ग से वापस आ जाते हैं। तो इन तीनों का फीचर क्या निकल के आया। पहला फीचर ये निकल गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर कंटेन देयर स्ट्रेट पाथ, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। उन्होंने देखा कि जब मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में सीधे निकल जाते हैं, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया, उनका फीचर ये निकल के आया कि एटम के अंदर
अधिकांश भाग जो है वो क्या है, स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, अधिकांश भाग एटम का क्या होता है, खाली होता है, जिस कारण अल्फा पार्टिकल जो होते हैं सीधे निकल जाते हैं। सेकंड आया कि द सेंटर ऑफ एन एटम हैज ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस व्हिच रिपेल पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स एंड दस एक्सप्लेन द स्कैटरिंग फेनामेना। उन्होंने ये पाया कि उस एटम के अंदर सेंटर में डेंस और पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है, डेंस है, जो अल्फा पार्टिकल्स को उसी मार्ग से क्या करता है, स्कैटर कर देता है, वापस कर देता है। तो यही फेनामेना जो होता है वो स्कैटर्ड कहलाता है। कहने का मतलब है कि द सेंटर ऑफ एन एटम हैज ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस, मतलब एटम के सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज वाला भाग है वो क्या है, न्यूक्लियस है। और जब अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से टकराते हैं तो क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। मतलब अब हम कह सकते हैं कि स्कैटरिंग जो फेनामेना हुई, जो स्कैटरिंग फेनामेना हमारे सामने आई, वो कहाँ से आई, इसी प्रोसेस के अंतर्गत आई। थर्ड क्या था, ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। ये पाया गया कि न्यूक्लियस में एटम के सारे जो मास हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ऑल मास प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल साइज एंड वॉल्यूम ऑफ एटम। न्यूक्लियस की जो साइज है, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है, वो कंपेयर एटम के साइज वॉल्यूम से क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। फिफ्थ पॉइंट था उनका कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻15 टाइम्स दैट ऑफ एटम। न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो एटम के वॉल्यूम से 10⁻15 टाइम क्या था, ज़्यादा था। प्रॉपर्टीज क्या है न्यूक्लियस की, आप देखें बेटा, यहाँ पे फिगर ये बनाया गया है, ये एटम है और आप देखें इसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है और आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ज़्यादा है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में निकलने वाले अल्फा पार्टिकल मेजॉरिटी ज़्यादा होती है। डिफ्लेक्शन की जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो फ्यू कंडीशन में हैं। ये स्पेस को शो करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, जहाँ स्पेस होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। यहाँ देखें इंसिडेंट बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं और ये जो बहुत कम वेरी फ्यू पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं वो ये है। और एटम ऑफ मेटल और ये है, मेटल का एटम्स जो है ये सर्कल के आकार का है। हम प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो न्यूक्लियस इज ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। आपका जो न्यूक्लियस होता है वो स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, और एटम के सेंटर में क्या होता है, लोकेटेड होता है, स्थित होता है। सेकंड क्या आया कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। उस एटम का जो पॉजिटिव चार्ज जितना है अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन वो कहाँ पे हैं, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है न्यूक्लियस कंटेन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस क्या कंटेन करते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंटेन करते हैं। हेंस दीज पार्टिकल्स कलेक्टिवली आर आल्सो रिफर्ड टू एज ए न्यूक्लियस और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जब न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंटेन करता है तो उसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस। फोर्थ पॉइंट था कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन फर्मी। न्यूक्लियस की साइज हम किससे मेजर करते हैं, फर्मी से करते हैं। और 1 फर्मी इजकल टू होता है 10⁻13 सेंटीमीटर या 10⁻15 मीटर। जनरली द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन। क्या रिलेशन है, Rn इजकल टू R0 इंटू 1/3। Rn क्या है, ये है न्यूक्लियस का रेडियस है। R0 क्या है, कांस्टेंट है। कहने का मतलब बेटा कि R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/1/3।
तो आर एन इजकल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट इंटू एक पावर 1/3। तो आर नॉट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये क्या है, ये है मास नंबर ऑफ द एटम। ये क्या है, द मास नंबर ऑफ एटम है। ड्रॉबैक क्या था बेटा रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक ये था, डिमेरिट इनकी ये थी कि इन्होंने, आप देखें कि इट डज नॉट ओबे द मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक। मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी थी वो रदरफोर्ड के मॉडल्स को ओबे नहीं कर रही थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी वो ये कह रहे थे कि स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स मूविंग अराउंड एन अपोजिटली सेंटर कंटिन्यूअसली लूजेज इट्स एनर्जी। रदरफोर्ड की थ्योरी ये कह रही थी कि पॉजिटिव चार्ज क्या आपका, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन चक्कर कर रहा है, मूविंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार कंटिन्यूअसली अगर वो मूव करता है तो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लूज करेगा। इफ एन इलेक्ट्रॉन डज सो, यदि ऐसा करता रहेगा, इट शुड आल्सो कंटिन्यूअसली लूज इट्स एनर्जी सेट अप स्पाइरल मोशन अल्टीमेटली फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस। अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन करता रहा तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन करते करते एनर्जी का लॉस करते करते एक कंडीशन आएगी कि उसकी जो रेडियस है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। रेडियस जब डिक्रीज हो जाएगी तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फॉल इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आ जाएंगे। डिस्ट्रॉय द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, यदि ऐसा हुआ तो एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये किसकी थ्योरी थी, ये रदरफोर्ड की थ्योरी थी। बाद में मैक्सवेल ने ये कहा कि जैसे मान लें ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये मान लें एटम है जो स्फीयर के आकार का है। अब मेनी ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस इन प्रेजेंट, आप देखें ये कई ऑर्बिट्स जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। अब मान लें कि अगर हम ये कहें कि मान लें कि इस न्यूक्लियस से इस ऑर्बिट की रेडियस क्या है, r है, और यहाँ पे यम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन, इसको आप इस तरह समझें कि जैसे मान लें ये आपका न्यूक्लियस है, इस तरह समझें न्यूक्लियस, और ये ऑर्बिट, यहाँ की रेडियस क्या है, r है। यहाँ यम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन जो है v वेलोसिटी से मोशन करता है। तो बेटा आप देखें कि इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है तो दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल, एक होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। ये दोनों फोर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बना के रखते हैं। यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। और जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूवमेंट करता रहता है, लगातार गति करता रहता है सर्कल में, तो उस कंडीशन में ये फोर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस रखते हैं। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में फॉल नहीं हो पाते हैं, जिससे एटम का कॉन्सेप्ट सेव रहता है, बचा रहता है। सेकेंड था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी वो एटम की स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। एक क्वेश्चन है इसमें कि एटॉमिक रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ सेंटीमीटर एंड न्यूक्लियर रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻13 सेंटीमीटर। कैलकुलेट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एटम इज ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस। आप जानते हैं बेटा कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है उसका निकालने का फार्मूला क्या हो, 4/3 πr³। तो यहाँ आप देखिए न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो कितना है, 10⁻13 सेंटीमीटर, यहाँ मैंने पुटअप किया। और वॉल्यूम ऑफ एटम में रेडियस कितना है, 10⁻⁸, इसको पुटअप किया। अब आप देखें हमको क्या निकालना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एटम इज ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस। तो आप देखें वॉल्यूम के न्यूक्लियस
को एटम के वॉल्यूम से न्यूक्लियस के वॉल्यूम को एटम के वॉल्यूम से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमको वैल्यू क्या आ जाती है, 10⁻⁻15 आ गई। मतलब न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो एटम के वॉल्यूम से कितना टाइम ज़्यादा हो गया, आपका कौन सा भाग हो गया, 10⁻15वां भाग हो गया। तो यहाँ पे लिखा वॉल्यूम इक्वल टू 10⁻15 वॉल्यूम एटम, मतलब जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो एटम के वॉल्यूम का कौन सा भाग हो गया, 10⁻15 हो गया। अब हम चर्चा करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे मोजले एक्सपेरिमेंट का, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर। मोजले ने ही एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की थी। मोजले 1912 to 1930 इन्वेस्टिगेट द एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ 38 डिफरेंट एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड एंडिंग एट गोल्ड। मोजले ने 38 डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टार्ट में उनके एक्सरे स्पेक्ट्रा को इन्वेस्टिगेट किया, तो सबसे पहले एल्युमिनियम और लास्ट में उन्होंने गोल्ड को लिया। ही मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल लाइन ऑफ ए पर्टिकुलर सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रा। उन्होंने मेजर किया कि एक पर्टिकुलर सीरीज की जो स्पेक्ट्रा होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको सैद्धांतिक रूप से उन्होंने मेजर किया, तो पाया क्या, इट वाज ऑब्जर्व दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा लाइन ग्रेजुअली इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि बेटा कि जो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अचानक इंक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, और साथ ही एलिमेंट एटॉमिक मास उस तत्व के एलिमेंट्स उस एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो होता है वो भी क्या हो जाता है, साथ ही इंक्रीज हो जाता है। बट इट वाज सून रियलाइज्ड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन वाज मोर प्रिसाइजली रिलेटेड विद द सीरियल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। उन्होंने ये रियलाइज किया कि पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मोर प्रिसाइजली होती है किसके, जब पीरियोडिक टेबल्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सीरियल वाइज अरेंज होते हैं। जब पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो सीरियल वाइज क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, तो उस कंडीशन में जो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, कहने का मतलब पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन की जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑन द बेस एलिमेंट्स जो होते हैं वो सीरियल में नंबर ऑफ सीरियल में एलिमेंट्स के सीरियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के वो पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, व्हिच ही टर्म्ड एज एटॉमिक नंबर। और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। इट मीन्स उन्होंने क्या रियलाइज किया, उन्होंने रियलाइज ये किया बेटा कि पीरियोडिक टेबल में मतलब इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी के बेस पर ये पाया गया कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो होते हैं वो सीरियल में अरेंज होते हैं और उनका अरेंज का जो टर्म होता है वो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होता है, अर्थात वो एटॉमिक नंबर के बेस पर उस पीरियोडिक टेबल में वो अरेंज होते हैं। ही प्रेजेंटेड द फॉलोइंग रिलेशनशिप। अब आप देखो जो एक्स-रे की फ्रीक्वेंसी होती है वो रिलेटेड किससे होती है, एटॉमिक नंबर से। तो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, एक्स-रे की फ्रीक्वेंसी है। जो फ्रीक्वेंसी की यहाँ हम डिस्कशन करते हैं वो किसकी होती है, वो एक्स-रे की होती है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए ब्रैकेट में जेड माइनस बी। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे होता वी, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है। ए बी अगर कांस्टेंट हो गए तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, एटॉमिक नंबर के हो रहा है। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी वर प्लॉटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स
अब फ्रीक्वेंसी, एक्सरे फ्रीक्वेंसी और जेड एटॉमिक नंबर के बीच जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो एक स्ट्रेट लाइन हमको ऑब्टेन होती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, जेड के होती है। तो ऑन द बेस जो आपका पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, इसी बेस पर बनाया गया, मोजले के एटॉमिक नंबर के आधार पर ही बनाया गया है कि पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक को बढ़ते, मतलब एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक की इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल को जो है वो अरेंज किया गया। क्वेश्चन है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर 2 वेयर वी, फ्रीक्वेंसी जो है वो 2500 पर सेकेंड है एंड वैल्यू जो है ऑफ ए का 1 है एंड बी का भी 1 है। तो आप देखें वैल्यू पुटअप किया गया, ए की 1 हो गया, बी की 1 हो गई, तो ये हो गया 25 का अंडर रूट 50 50 हो गया, जेड माइनस 1 हो गया, जेड 50 51 आ गया। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 51 आ गया। सम एटॉमिक टर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम एटॉमिक टर्म्स। पहला है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर होते हैं, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होती है न्यूक्लियस में, वो एटॉमिक नंबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, एटम को न्यूट्रल करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगते हैं वो एटॉमिक नंबर होते हैं। तो कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इजकल टू प्रोटॉन के, प्रोटॉन इजकल टू किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन के होते हैं। नो, टू डिफरेंट एलिमेंट्स कैन नेवर हैव आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर। कहने का मतलब है कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दो भिन्न एलिमेंट्स कैन नेवर हैव आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर, मतलब टू डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर नहीं रखते हैं, कैन नेवर। अब हम डिस्कस करेंगे मास नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर आर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। हेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर आपको न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना है तो बेटा यहाँ पे आप देखें ये क्या है, ये जो है आपका ये है मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। अगर आप मास नंबर से, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो द एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स हैविंग मास नंबर ए द एंड एटॉमिक नंबर जेड मे बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल। ये एक्स क्या है, एक एलिमेंट्स है, ये ए क्या है, उसके एटॉमिक मास है, जेड क्या है, उनके एटॉमिक नंबर है, एक्स क्या है, एलिमेंट्स है। एग्जाम्पल आप देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है, एलिमेंट्स है, ये 16 क्या है, एटॉमिक मास, 8 क्या एटॉमिक नंबर, ये फ्लोरीन है, एटॉमिक मास 19 हो गया, एटॉमिक नंबर 9 हो गया। थर्ड चर्चा करेंगे, ये पार्ट ऑफ एन एटम अप टू पेनाल्टीमेट सेल इज ए कर्नेल और एटॉमिक कोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या ध्यान देना है, पेनाल्टीमेट सेल क्या होता है। हमने कहा ये पार्ट ऑफ एन एटम अप टू पेनाल्टीमेट सेल इज ए कर्नेल और एटॉमिक कोर। बेटा जैसे देखो n-1 है, n माइनस, अब जैसे पेनाल्टीमेट सेल क्या होता है, बिफोर द वैलेंसी सेल। पेनाल्टीमेट सेल क्या होता, बिफोर द वैलेंसी सेल। आप देखें n-1 में n क्या है, वैलेंसी सेल होता है, और n-1 क्या होता है, पेनाल्टीमेट सेल होता है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि जैसे ये बेटा देखें कि सोडियम है, सोडियम पास 281, यहाँ पे ये K सेल है, ये L सेल है, M सेल है। तो आप देखें बेटा ये सबसे लास्ट सेल क्या है, M है, उसके बाद जो सेल है वो L है, ये आपका M है, ये L है और ये K है। तो M वाला लास्ट सेल होता है और उसके बाद वाला जो सेल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पेनाल्टीमेट सेल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोडियम लेते हैं तो 1s2 2s2 2p6 और ये हो गया 3s1, 3s1 हो गया, 2 2 4 6 10 1 11 हो गया। अब आप देखो जब आप इन्हें अरेंज करेंगे तो 2 8 और ये 1 हो गया। तो आप देखें ये हो गया K, ये हो गया L, ये हो गया M हो गया, ठीक। अब आप देखो ये 3 है, हमने कहा n-1, तो n-1 क्या होता बेटा, n-1 ये है और n कौन है, ये है।
तो आप देखो ये n क्या है 3 है, 3 - 1 कितना आ गया 2 आ गया। तो ये 2 वाला जो है ये बेटा हो गया आपका पेनाल्टी मेट सेल हो गया। मतलब n जो हो गया n पेनाल्टी मेट सेल हो गया और n - 1 क्या हो गया आपका, ये n - 1 जो हो गया पेनाल्टी मेट सेल हो गया और n क्या हो गया आपका वैलेंसी सेल हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि n - 1 को हम क्या कहते हैं पेनाल्टी मेट सेल कहते हैं और n क्या होता है हमारी वैलेंसी सेल होती है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पेनाल्टी मेट सेल क्या होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं कर्नेल और एटॉमिक कोर भी कहते हैं। फोर्थ है नेगेटिव आयन इज फॉर्म बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे गेन होंगे वैसे वैसे ही नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन क्या होगा बढ़ेगा। एंड पॉजिटिव आयन बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नंबर ऑफ कैटायंस क्या होंगे बढ़ेंगे। फिफ्थ है सम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। कहने का मतलब बेटा है अगर एटॉमिक नंबर सेम हो किसी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या हो, या हम कह सकते हैं किसी एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो और उसके मास नंबर डिफरेंट हो तो उसे हम कहते हैं आइसोटोप कहते हैं। अब 6th पॉइंट है कि द एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम वैल्यू ऑफ n p इज कॉल्ड आइसोडायाफियर्स। आइसोडायाफियर्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो सेम हो। आइसोडायास्फीयर क्या होते हैं बेटा, आइसोडायाफियर्स वो होते हैं जिनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं। अब आप देखो जैसे आप चेक करो कि यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के देखें अगर एटॉमिक मास से आप क्या करो एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन आ गया 7 आ गया। अच्छा प्रोटॉन कितना है 7 है तो 7 में से 7 0 आ गया। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि द एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम वैल्यू, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हों उन्हें ही हम आइसोडायास्फीयर कह सकते हैं, उन्हें ही हम आइसोडायास्फीयर कह सकते हैं। द एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम वैल्यू ऑफ n - p इज कॉल्ड डायास्फीयर। जैसे नाइट्रोजन में आपने देखा कि यहाँ 0 आ गया। अब आप देखें यहाँ पे n - p की अगर वैल्यू देखें तो एटॉमिक मास कितना है इसका 16 है। 16 में से 8 घटा माइनस कर दो तो 8 आ गया न्यूट्रॉन और इसका प्रोटॉन कितना है 8 है। अब 8 में से 8 गए कितना 0। अब आप देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये जो है आइसोडायास्फीयर होते हैं क्योंकि इनके n - p की वैल्यू क्या है सेम है। तो बेटा आइसोडायास्फीयर वो कहलाते हैं जिनकी n - p की वैल्यू सेम आए, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 7th क्या है एलिमेंट्स व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोन। मतलब वे एलिमेंट्स जो जिनके न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो सेम हो उन्हें ही हम क्या कहते हैं आइसोटोन कहते हैं। न्यूट्रॉन को अगर आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है तो आप क्या करते हैं एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। अब आप देखें सिलिकॉन के केस में, फास्फोरस केस में और सल्फर केस में देखें, ये देखें 13 में से क्या आपने माइनस किया 14 कितना आ गया 16। 31 में से कितना माइनस किया 15 कितना आ गया 16। 32 में से माइनस किया 16 कितना आ गया 16। आप देख रहे हैं सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर तीनों एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं सेम है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं बेटा आइसोटोन कहते हैं। 8 है द 2 डिफरेंट एटम्स which have same mass number but different atomic number is called आइसोबार। आप देखें आर्गन पोटेशियम कैल्शियम ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है पर सेम एटॉमिक मास। जिनके एटॉमिक मास सेम हो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो उन्हें हम कहते हैं आइसोबार। 9th टॉपिक हमारा है पॉइंट है ions are atom or nucleus which have the same number of electron is called isoelectronic। कहने का मतलब ये है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे आइसोटोन क्या है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो तान सेम हो। जैसे देखें आप क्लोराइड आयन है बेटा
17 है एटॉमिक नंबर, 1 प्लस हो गया इसमें, 17 + 1 कितना आ गया, 18 आ गया। आर्गन का देखें आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू किसके होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन इक्वल टू किसके होता है, इलेक्ट्रॉन के होता है। तो देखें आप इसका एटॉमिक नंबर 18 है, मीन्स इलेक्ट्रॉन 18 है। आप देखें यहाँ पे 19 एटॉमिक नंबर है, यहाँ से प्लस हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया, 19 में से माइनस हो गया तो कितना आ गया, 18 आ गया। यहाँ कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर है, +2 निकल गया, इसमें से 2 निकल गया, कितना 18 आ गया। तो क्लोराइड आयन, आर्गन, पोटेशियम कैटायन, कैल्शियम कैटायन, ये सभी जो होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है बेटा सब्सटेंस व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द सेम नंबर ऑफ टोटल एटम्स आर कॉल्ड आइसोस्टेयर्स। ये क्या कह रहे हैं बेटा, ये कह रहे हैं, कहते हैं आइसोस्टेयर हम उसे कहते हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एटम सेम हो। ये मैंने लिखा है, देखें कितना है, प्रोटॉन 6, ऑक्सीजन का 8, 8, 8, 16, 6, 22 ये हो गया। नंबर ऑफ एटम कितने, 2, 1, 3, 3 हो गए। इधर आ जाइए, ऑक्सीजन का 8 हो गया, 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन का हो गया तो 8 और प्लस 2 गुणे 7, 7 दूनी 14 प्लस 8 22, 22। तो देखें आप कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें देखें 2, 1, 3 नंबर ऑफ एटम 3 है, 2, 1, 3 नंबर ऑफ एटम 3 है यहाँ पे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें 22, यहाँ पे भी 22 यहाँ पे है। तो कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम हो किसी कंपाउंड्स का तो उसे हम कहते हैं आइसोस्टेयर। थैंक्स। आप पढ़ाई करें, बढ़िया से नोट बनाएं, मेहनत करें। अगला वीडियो फिर हम